तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में अपन विभिन्न अणुओं के बारे में और अपने जो शरीर में पाए जाते हैं यौगिक उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें से जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, मैक्सिमम तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। मैक्सिमम यौगिक पाया जाता है H2O। मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। मैक्सिमम एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को। और मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है सेलुलोज। और अगर आयंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे कम मात्रा में आयन पाए जाते हैं। फिर लिपिड, आयन 1%, लिपिड 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, प्रोटीन 10 से 15% और वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है 70 से 90%। और इनकी अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में सबसे कम पाया जाता है आयन 1%। और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर 70 से 90%। कार्बनिक में सबसे कम पाया जाता है लिपिड 2%। और कार्बनिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन 10 से 15%। इस तरह से ये इसका डिवाइडेशन है। इसके बाद अपन देखते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स होते हैं मीथेन के जो प्रतिस्थापी होते हैं। मीथेन के जो प्रतिस्थापी होते हैं उन्हें अमीनो एसिड बोला जाता है। और अमीनो एसिड की प्रकृति कौन सी होती है? एम्फोटेरिक होती है। अमीनो एसिड ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अमीनो एसिड जो होते हैं उनमें किरल कार्बन यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सेकंड है कि पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जिसमें पीएच की वो वैल्यू जिस पर ज्यूट्रा आयन प्राप्त होता है उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि पीआई बोला जाता है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दो प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एसेंशियल में कौन कौन से? एसेंशियल भी 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं। एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं? 8 प्लस 2 अर्ध आवश्यक। जो 10 हैं उसमें से 8 तो आवश्यक हैं और 2 अर्ध आवश्यक हैं। वो अर्ध आवश्यक कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनके लिए ये ट्रिक है कि इससे याद कर सकते हैं कि 3 to 9 यानी कि थ्रियोनिन, ट्राई, ट्रिप्टोफेन, फिर 3 to 9 ट्राई, फिर भी हाथ नहीं आई, ल्यूसी अग्रवाल लाई जोधपुर से मिठाई। यानी कि 3 to 9 का मतलब थ्रियोनाइन, ट्राई का मतलब ट्रिप्टोफेन, फिर का मतलब फिनाइलएनाइल, हाथ का मतलब हिस्टिडीन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, ल्यूसी का मतलब ल्यूसिन, अग्र का मतलब आर्जिनिन, वाल का मतलब वेलिन, लाई का मतलब लाइसिन और मिठाई का मतलब मिथ्योनिन। इस तरह से ये 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं? नॉन एसेंशियल के लिए ट्रिक है GAS, प्रेशर, CT। GAS से जी से बनेगा ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन। ए से बनेगा एलानिन और एस से बनेगा सेरिन, एस्पराजिन और एस्पार्टेट। ये सभी नॉन एसेंशियल है। और इस प्रेशर से बनेगा पी से प्रोलिन। और सीटी से बनेगा सी का मतलब सिस्टीन और टी का मतलब टायरोसिन। इस तरह से ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। इसके बाद देखते हैं कि एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं जिनमें OH समूह होता है। एल्कोहल, इसके लिए ट्रिक है कि एल्कोहल इज सीरियस थ्रेट। सीरियस का मतलब सेरीन हो गया और थ्रेट का मतलब थ्रियोनिन हो गया। इस तरह से एल्कोहलिक हो गए सेरीन और थ्रियोनिन। इसके बाद सल्फर युक्त कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए ट्रिक है कि सुपर सीएम। सुपर का मतलब सल्फर, सी का मतलब सिस्टीन और एम का मतलब मिथ्योनिन। यानी कि सल्फर युक्त कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन और मिथ्योनिन। इसके बाद नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन एड्रीनलिन का पूर्व पदार्थ। थायरोक्सिन एड्रीनलिन का जो पूर्व पदार्थ होता है वो होता है, इसकी ट्रिक है कि टायर वाली आंटी। यानी कि आंटी का मतलब एड्रीनलिन और टायर का मतलब टायरोसिन। टायरोसिन, एड्रीनलिन और थायरोक्सिन का पूर्व पदार्थ होता है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ए का मतलब एड्रीनलिन, टी का मतलब थायरोक्सिन, इनका पूर्व पदार्थ होता है टायर यानी कि टायरोसिन। इसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीन यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड का जो पूर्व पदार्थ होता है वो होता है ट्रिप्टोफेन। ऑक्सीन का पूर्व पदार्थ ट्रिप्टोफेन होता है। प्रोटीन निर्माण में केवल 20 अमीनो एसिड ही भाग लेते हैं और 21वां जो अमीनो एसिड है वो सिलेनोसिस्टीन कहा जाता है। 22वें अमीनो एसिड को पायरोलाइसिन कहा जाता है। और इसमें प्रोटीन निर्माण में 20 ही अमीनो एसिड भाग लेते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विविधता प्रोटीन में दिखाई देती है। प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स को प्रोटीन बोला जाता है। संरचना जो है उसकी निर्भर करती है अमीनो एसिड की संख्या पर। अमीनो एसिड की संरचना और विन्यास पर प्रोटीन की संरचना डिपेंड करती है। अमीनो एसिड की जो संरचना होती है वो आर समूह पर निर्भर करती है।
इसमें जो यानी कि मिथ्योनिन का जो प्रतिस्थापी होगा उसमें आर समूह कौन सा होगा उस पर डिपेंड करती है अमीनो एसिड की संरचना। इसके बाद प्रोटीन जो होता है उसमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध होता है C डबल बॉन्ड ONH, ये प्रोटीन में पाया जाता है, यानी कि अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा बनते हैं। पेप्टाइड बंध क्या होता है? ये बनता है निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा, जिसमें H2O को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जो पेप्टाइड बंध है ये पाए जाते हैं प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम, तीनों में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, लेकिन नहीं पाए जाते हैं किसमें? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में पेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक पेप्टाइड बंध क्या होते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, और पेप्टाइडल बंध ट्रांस विन्यास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा था? एन टर्मिनल। जो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है वो एन टर्मिनल युक्त होता है, और अंतिम जो एमिनो एसिड होता है वो सी टर्मिनल, यानी कि फर्स्ट एमिनो एसिड एन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा और अंतिम सी टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। 1 डिग्री प्रोटीन विकृत नहीं होता है, अत्यधिक स्थायी होता है, जल में घुलनशील होता है, और पेप्टाइड बंध इसमें पाए जाते हैं। सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री जो प्रोटीन है वो होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स होता है अल्फा केराटिन युक्त, और बीटा प्लेटेड होता है बीटा कैरोटीन सिल्क प्रोटीन के रूप में। 2 डिग्री जो प्रोटीन है वो कुंडलित चेन आकार में होता है। पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसके बाद 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री प्रोटीन कौन सा होता है? जिसमें त्रिविमीय संरचना होती है, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं पर वलित होती है, जिसको ऊन का कोकला गोला भी बोला जाता है। 3 डिग्री प्रोटीन जल विरागी होता है, बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, आयोनिक होते हैं, और वंडरवाल इलास्टिक स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इस तरह से 3 डिग्री प्रोटीन पूरा होगा। इसके बाद 4 डिग्री प्रोटीन क्या होता है? उसमें 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड जो सीरीज है वो पाई जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, ये 4 डिग्री प्रोटीन है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। इसके बाद जटिलता और स्थायित्व और घुलनशीलता का जो क्रम है, सबसे ज़्यादा जटिल होता है 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस तरह से ये प्रोटीन का वर्गीकरण है। नेक्स्ट है अपना किस प्रोटीन का क्या कार्य है? ग्लूटफोर जो प्रोटीन है उसको कोशिकाओं में ग्लूकोज का परिवहन कराता है। कोलेजन जो प्रोटीन है वो आईसीएम ग्राउंड मैट्रिक्स का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम के रूप में काम करता है। इंसुलिन हार्मोन के रूप में काम करता है, और एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो रोगाणुओं के खिलाफ प्रतिरक्षा में काम करता है। न्यूक्लियो जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। फोस्फोप्रोटीन होता है वो केसिन या पेप्सिन, केसिन जो कि दूध प्रोटीन बोला जाता है वो फोस्फोप्रोटीन होता है। क्रोमोप्रोटीन होता है साइटोक्रोम। लिपोप्रोटीन होता है जो झिल्ली में काम आता है। इसके बाद अपन प्रोटीन के बाद बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं, जिसमें CHO ये इसका सामान्य सूत्र होता है, जिसमें H और O का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। सभी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट हैं, बट सभी कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड नहीं होते हैं। प्रथम श्वसनीय उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। श्वसन गुणांक कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के जो उत्पाद होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी कि ये लेटेस्ट डेफिनेशन होगी इसकी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के जो उत्पाद होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं मोनोसेकेराइड में C3 से C7 तक के अणु भाग लेते हैं, जैसे कि CnH2nOn इसका सामान्य सूत्र होता है। मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं। शर्करा की एक इकाई को मोनोसेकेराइड बोलते हैं। जल में सोल्यूबल होते हैं। ट्रायोस के रूप में होते हैं, जैसे ट्रायोस किसको बोलते हैं? C3H6O3 इसको ट्रायोस बोलते हैं, जिसको DHAP यानी कि कीटोस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, किरेल कार्बन नहीं होता है। PGAL एल्डोस के रूप में ट्रायोस पाया जाता है, और DHAP के रूप में भी पाया जाता है। इसके बाद डीऑक्सी राइबोज पेंटोस की बात करें, और डीऑक्सी राइबोज तो पेंटोस होता है, और रेमनोस हेक्सोस होता है। ये फॉर्मूला का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला है CnH2nOn इसका पालन कौन कौन नहीं करता? डीऑक्सी राइबोज और रेमनोस ये फॉर्मूला का पालन नहीं करते हैं। फ्यूरेनोस में क्या होता है? पाँच सदस्य की रिंग होती है, जिसको फ्रक्टोस इसका उदाहरण है। पायरेनोस में 6 सदस्य की रिंग होती है, जिसका ग्लूकोस उदाहरण है। ग्लूकोस विभिन्न प्रकार का होता है, D और L।
डी तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करेगा तो उसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो करेगा तो उसको एल ग्लूकोज बोलेंगे। एनोमेरिक जो कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो ग्लूकोज में C1 होता है और फ्रक्टोज में C2 होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रक्टोस में अपन यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि ग्लूकोज हेक्सोस होता है, गैलेक्टोस भी हेक्सोस होता है, लेकिन फ्रक्टोस भी हेक्सोस होता है। ग्लूकोज एल्डोस होता है, गैलेक्टोस भी एल्डोस होता है और फ्रक्टोस कीटोस होता है। ग्लूकोज ब्लड शुगर भी इसको बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी इसको बोलते हैं। गैलेक्टोस को ब्रेन शुगर बोलते हैं, लैक्टोस में उपस्थित होती है। फ्रक्टोस को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और हनी में उपस्थित होती है, शहद में फ्रक्टोस उपस्थित होती है। अब जो अगर ये कंसेप्ट है कि प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है उसको क्लॉकवाइज अगर जो रोटेट करेगा वो तो डी होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा वो एल होगा, यानी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। इसके बाद आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में CuSO4 जो कि नीला होता है, इसको रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन के बाद अगर लाल रंग हो जाता है तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, अन्य रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी नहीं है वो देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ट्रेहेलोस कीटो के हीमोलिम्फ में ट्रेहेलोस पाई जाती है जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, यानी कि पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज ये सब रिड्यूसिंग शुगर नहीं है और अन्य सभी रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी कि जो बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है नीले को लाल में परिवर्तित कर देती है, वही रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसके बाद देखते हैं मोनोसेकेराइड पूरा हो गया। इसके बाद देखते हैं कि डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड भी मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इनका डाइसेकेराइड के उदाहरण है माल्टोस। माल्टोस क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज दोनों मिलकर माल्टोस बनाते हैं, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। लेक्टोस, लेक्टोस में बीटा गैलेक्टोस और बीटा ग्लूकोज दोनों मिलकर लेक्टोस बनाते हैं, जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। लेक्टोस जो होता है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके बाद सुक्रोज। सुक्रोज इन्वर्टेड शुगर होता है। इस सुक्रोज किस किस का से मिलकर बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। इसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये पाए जाते हैं। मिठास का क्रम अगर देखें तो फ्रक्टोज सबसे मीठा, उससे कम सुक्रोज, उससे कम माल्टोस और लैक्टोज सबसे कम मीठा होता है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते हैं, घुलनशील भी नहीं होते हैं। डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड जो है वो घुलनशील और मीठे दोनों होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते, घुलनशील भी नहीं होते हैं। संरचनात्मक और संग्राहक रूप में पॉलीसेकेराइड काम में लिए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज की जो इकाइयाँ हुई उनका समबहुलक स्टार्च होता है। द्वितीय कुंडली संरचनाएँ पादप भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। और अमाइलोज जो होता है, स्टार्च के दो रूप होते हैं। अमाइलोज जो कि असाकित होता है, जिसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अमाइलोज में पाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड C4 होता है और नॉन रिड्यूसिंग होता है और इसकी संख्या अधिक होती है अमाइलोज की। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन साकित होता है, इसमें बॉन्ड पाया जाता है वो अल्फा 16 बॉन्ड। अमाइलोज में तो वो अल्फा 1,4 बॉन्ड और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 16 बॉन्ड पाया जाता है, जो कि साकित होता है। राइट एंड, इसका राइट एंड क्या होता है, कौन सा होता है, C1। अमाइलोज का तो C4 होता है और अमाइलोपेक्टिन का राइट एंड C1 होता है, यानी कि राइट एंड C1 होता है और लेफ्ट एंड जो C4 होता है अमाइलोज का। रिड्यूसिंग शुगर है, संख्या एक, लगभग एक की संख्या होती है इसकी। फिर देखते हैं समबहुलक और विषमबहुलक क्या होते हैं। समबहुलक के उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब समबहुलक होते हैं। विषमबहुलक कौन कौन से हैं, हिपेरिन प्रतिस्कंदन का काम करता है, हाइलुरोनिक एसिड जंतु सीमेंट, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन मध्य पटलिका में काम आता है, पेप्टिडोग्लाइकेन अगार अगार लाल सेवाल, ये सब विषमबहुलक होते हैं। संयुग्मित प्रोटीन कौन से होते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, फ्लेवोप्रोटीन, इनको संयुग्मित प्रोटीन भी बोला जाता है। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात करें तो अल्फा ग्लूकोज का समबहुलक होता है, I2 के साथ लाल रंग देता है, यानी कि रिड्यूसिंग होगा। जंतुओं में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लीवर की पेशी में इसको पाया जाता है। सेलुलोज की बात करें तो अल्फा ग्लूकोज का समबहुलक तो ग्लाइकोजन, बीटा ग्लूकोज का समबहुलक सेलुलोज होता है, जो कि I2 के साथ नीला रंग नहीं देता है।
कपास में सेलुलोज होता है 90% और कास्ट में लगभग 50% सेलुलोज पाया जाता है। इसके बाद बात करें काइटिन की। काइटिन क्या होता है? काइटिन ग्लूकाजामाइन की बीटा इकाइयों के बहुलक होते हैं। ग्लूकाजामाइन की बीटा इकाइयों के बहुलक होते हैं काइटिन, जो कि काइटिन का घटक क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन, एनएजी काइटिन का घटक होता है। और एनिमल सेलुलोज भी इसको बोला जाता है, काइटिन को। एनिमल सेलुलोज भी काइटिन को बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा के कीटों में काइटिन पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। N2 पॉलीसेकेराइड होते हैं काइटिन। इसके बाद इनुलिन की बात करें। इनुलिन बीटा फ्रक्टोज की इकाइयों के समबहुलक होते हैं। सबसे छोटा संग्राहक इनुलिन होता है। जीएफआर पता लगाने में किडनी में इनुलिन को प्रयोग किया जाता है। और डहेलिया और आर्टिचोक जो होते हैं, इनकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है इनुलिन को। इसके बाद अपन बात करें, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखते हैं लिपिड्स। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड को ब्लूर ने खोजा था। वसा और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको लिपिड बोला जाता है। हाँ, तो लिपिड्स की बात कर रहे थे। लिपिड्स, वसा और उनके डेरिवेटिव्स को लिपिड बोला जाता है। वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं और लिपिड्स O2 कम बट ऑक्सीडेशन से अधिक जल मुक्त करते हैं। लिपिड्स अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ऊर्जा मात्रा इनकी अधिक होती है। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है। इनका जो सामान्य सूत्र CH होता है, उसमें रेशियो 2:1 का अनुपात नहीं पाया जाता है। सिंपल लिपिड का बात करें तो सिंपल लिपिड होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? एक तो ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं। ये मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, जो कि ईस्टर बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। सेकंड बात करें लिपिड्स में मोम की, वैक्स यानी कि मोम। इसकी बात करें तो उच्च अणुभार वाले हाइड्रोक्सी एल्कोहल के साथ फैटी एसिड ईस्टर का निर्माण करते हैं, जिनको वैक्स बोला जाता है। जल के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं वैक्स मोम। इसके बाद बात करें फैटी एसिड की। फैटी एसिड होते हैं RCOOH इस रूप में पाए जाते हैं। जो ये R होता है, ये COOH के C के अलावा जो R की संख्या C1 से C19 तक पाई जाती है। मैक्सिमम कार्बन संख्या 20 होती है फैटी एसिड की, यानी कि R ये इसमें 19 हो जाएगा तो C का भी इसको जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगी। यानी कि फैटी एसिड में मैक्सिमम कार्बन संख्या 20 होती है। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अनसेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये अधिक दृढ़ होते हैं। ये ग्लूटामिक एसिड इसका उदाहरण है अनसेचुरेटेड का। सेचुरेटेड फैटी एसिड अनावश्यक होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, जिनकी अपनी को जरूरत नहीं होती। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं, जिनकी अपनी आवश्यकता होती है। उपापचय रूप से निष्क्रिय होते हैं सेचुरेटेड, और ये होते हैं सक्रिय अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड शरीर में जमा हो जाते हैं। मोटापा, कोलेस्टेरॉल, BP इन सब का कारण होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में शरीर में जमा नहीं होते हैं। कोलेस्टेरॉल, मोटापा वगैरह इनसे नहीं होता है। इसके बाद सेचुरेटेड के उदाहरण कौन कौन से हैं? पामेटिक एसिड 16 कार्बन युक्त, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन युक्त, एरिकिडिक एसिड 20 कार्बन युक्त, ये सब सेचुरेटेड होते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड के उदाहरण है म्यूपा और प्यूपा। प्यूपा बेस्ट होता है, म्यूपा नहीं होता। म्यूपा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और प्यूपा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड बेस्ट होता है। इनके उदाहरण है ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। ओलिक एसिड 18 कार्बन युक्त, ये सभी 18 कार्बन युक्त होते हैं। ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलेइक एसिड में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड में होता है 3 डबल बॉन्ड और एरिकेडोनिक में 4 डबल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड की जो ट्रिक है वो होती है OLLA, ओला। यानी कि ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड और एरिकोडोनिक में 4 डबल बॉन्ड। ये सब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं कॉन्जुगेटेड वसा। कॉन्जुगेटेड वसा क्या होती है? कॉन्जुगेटेड वसा की बात करें तो फोस्फोलिपिड जो होते हैं लेसिथिन, फोस्फोलिपिड लेसिथिन को कॉन्जुगेटेड वसा बोला जाता है। कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। ग्लिसरॉल के 2 फैटी एसिड और फॉस्फेट, यानी ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, फॉस्फेट नाइट्रोजन यौगिक इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड, ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, फॉस्फेट नाइट्रोजन यौगिक, कैसीन।
ग्लाइकोलिपिड में क्या पाया जाता है, एक वसीय अम्ल स्फिंगोसिन, एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है स्फिंगोसिन वो पाया जाता है, वसीय अम्ल पाया जाता है, गैलेक्टोज शुगर पाई जाती है। ये सब ग्लाइकोलिपिड में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड को गैंग्लियोसाइड और कोरेब्रोसाइड में डिवाइड किया गया है। इसके बाद डिराइव्ड फैट कौन कौन से होते हैं, वलित युक्त वसा यानी कि स्टेरॉयड होते हैं डिराइव्ड फैट। कोलेस्टेरॉल C17 H46O होता है। जो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था हनीकॉम्ब लाइक डेड कॉर्क सेल में, मृत कोशिका के रूप में, और लिवेनॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद सेल थ्योरी जो है वो स्लीडेन और स्वान ने दी थी। स्लीडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। इसको नई कोशिकाएं का जो निर्माण होता है उसको समझा नहीं पाई थी सेल थ्योरी मॉडिफाई की थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ओमनिस सेलुला ई सेलुला के रूप में इसको परिभाषित किया था। सेल थ्योरी के अपवाद कौन कौन से, वायरस जो कि अकोशिकीय न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, वायरोइड्स SSRNA होते हैं, प्रियोन्स अनियमित प्रोटीन, ये सब सेल थ्योरी के अपवाद हैं। इसके बाद WBC की बात करें, WBC अमीबिया होती है, ट्रेकियार्ड्स वाहिकाएँ दीर्घित होती है, मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती है, कोलमुलार स्तंभाकार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो होती है, स्टोमेटा रंध्र किडनी डाइकोट रूप में और डंबलाकार मोनोकोट में होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा PPLO, और लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट कोशिका में पाया जाता है, और गैप जंक्शन एनिमल कोशिका में पाया जाता है। प्लांट कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन एनिमल कोशिका में नहीं होता है। प्लांट कोशिका सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल कोशिका में होता है लेकिन प्लांट कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। इसके बाद देखें कि एनेस्ट्रल और कोशिका पट्ट विभाजन द्वारा इसमें प्लांट कोशिका में एनेस्ट्रल होती है और कोशिका पट्ट विभाजन द्वारा इसका विभाजन होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एस्ट्रल होती है और कोशिका खांच विधि द्वारा इसका विभाजन होता है। राइबोसोम आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ER क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसकी जो सेल कोट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल कोट ग्लाइकोकेलिस का, पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का, ग्लाइकोकेलिस प्लस सेल वॉल बनी होती पेप्टिडोग्लाइकेन, NAM NAG एमिनो एसिड्स, और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन, क्रोमेटोफोर, पोरिन चैनल, ग्राम नेगेटिव पोरिन चैनल पार्चमेंट, इससे बनी होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल कोट होता है वो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके बाद मीजोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम संगठन होता है। मीजोसोम में किस किस का संगठन होता है, लेमेलिया, ट्यूबुलस और वेसिकल्स, इनका लेमुलाई, ट्यूबुल्स और वेसिकल का संगठन होता है मीजोसोम में। मीजोसोम झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग है। रेस्पायरेटरी अंग भी मीजोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद प्लाज्मिड लेडरबर्ग एंजाइम भी इसको बोला जाता है। एक्स्ट्रा गुणसूत्रीय पदार्थ है प्लाज्मिड, इसकी संख्या 1 से अधिक होती है। एंटीबायोटिक के प्रति इम्यूनिटी भी प्लाज्मिड से प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोइड क्या होता है, एकल ORI स्थल होता है, वृत्ताकार dsDNA, पॉलीएमाइंस हिस्टोन रहित, dsDNA जो होता है हिस्टोन रहित होता है और पॉलीएमाइंस न्यूक्लियोइड में पाई जाती है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। 70S भी दो आगे चलकर डिवाइड होता है, 30S और 50S में। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, पॉलीराइबोसोम और लेग्रोसोम। इसके बाद होता है इंक्लूजन बॉडी में साइटोप्लाज्म में मुक्त प्रेजेंट होती है, झिल्ली रहित संग्रहित संरचनाएं होती है इंक्लूजन बॉडी। इसके बाद कोशिका सतही संरचना 3 प्रकार की होती है। फ्लैजिला में गति में सहायक होती है जिसमें 9+2 की व्यवस्था एब्सेंट होती है, 9+2 की व्यवस्था एब्सेंट होती है फ्लैजिला में। इसके बाद फिम्रियाई में लंबाई कम, संख्या अधिक होती है, और पिलाई में संख्या कम और लंबाई ज़्यादा होती है। फिम्रियाई में चट्टानों से चिपकने में हेल्प करती है, पिलाई संयुग्मन जनन में काम आती है।
फ्लैजिला में 9+2 की व्यवस्था प्रेजेंट होती है, एब्सेंट नहीं। सेल वाल रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल वाल की कंसेप्ट दिया गया। सेल वाल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इन सब से मिलकर बनी होती है। ये जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन है, ये गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित होते हैं, और सुबेरिन और क्यूटिन स्पिरोसोम के द्वारा निर्मित होते हैं। सेल वाल 3 प्रकार की होती है। सेल वाल यानी कि हेमिसेलुलोज अधिक होता है प्राइमरी भित्ति में। सेल वाल जो कोशिका भित्ति है, एक तो प्राइमरी भित्ति, सेकेंडरी भित्ति, प्लाज्मोडेस्मेटा और मिडिल लेमेला, इस तरह से सेल वाल का संगठन होता है। प्राइमरी भित्ति की बात करें तो ये पतली होती है, सबसे बाहर की यही होती है। हेमिसेलुलोज इसमें अधिक पाया जाता है, प्रसार की क्षमता इसमें पाई जाती है, और विभेजक में ओनली प्राइमरी सेल काम में ली जाती है। इसके बाद सेकेंडरी जो भित्ति है, सेकेंडरी भित्ति में सेल्यूलोज अधिक होता है, मोटी होती है, 3 परत युक्त होती है। सेकेंडरी भित्ति में प्रसार नहीं होता है, प्राइमरी में प्रसार होता है, सेकेंडरी में प्रसार नहीं होता है। इसके बाद आता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा की अवधारणा स्ट्रासबर्गर ने दी थी। जीव द्रव्य इसको बोला जाता है, जीव द्रव्य का जो जोड़ने वाली संरचना है वो प्लाज्मोडेस्मेटा होती है। इसके बाद आता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला प्राथमिक भित्ति के मध्य 2 कोशिकाओं को जोड़ती है। मिडिल लेमेला कैल्शियम मैग्नीशियम का जो पेक्टेट होता है, इसको प्लांट सीमेंट भी बोला जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट होता है मिडिल लेमेला में, इसको प्लांट सीमेंट भी बोला जाता है। सेल वॉल का कार्य क्या होता है? कार्य होता है सेल वॉल का आकार, संक्रमण, संपर्क, परिवहन में, इन सबसे सुरक्षा करना। परिवहन में मिडिल लेमेला का काम होता है। इस तरह से ये जो संगठन अपन ने पढ़ा सेल वॉल का, ये ऐसा होता है जैसे ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये ए सेल बी सेल, ये प्लाज्मोडेस्मेटा दोनों के जीव द्रव्यों को जोड़ने का काम करता है, और ये होती है मिडिल लेमेला जो CAMG बैक्टीरिया के द्वारा बनी होती है। इस तरह से ये सेल का ये होता है। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों मिलकर प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। पादप कोशिका में प्रोटोप्लास्ट होता है। पादप कोशिका में से अगर भित्ति को हटा दें तो प्रोटोप्लास्ट पाई जाती है, प्रोटोप्लास्ट उसको बोल सकते हैं। यानी कि पादप कोशिका में से भित्ति को हटा दें तो प्रोटोप्लास्ट उसको बोला जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सैंडविच मॉडल होता है इसका त्रिस्तरीय। डेनली ने दिया था 1935 में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने 1959 में। और इसके बाद फ्लूइड मोजेक जो मॉडल है 1972 में दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसमें परिधीय प्रोटीन होता है 30%, इंटीग्रल प्रोटीन होता है 70% और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इस तरह से 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। RBC की जो झिल्ली होती है उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार फोस्फोलिपिड जो होते हैं, फोस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, जिसमें से कोलेस्ट्रॉल स्थायित्व बनाए रखने में सहायता करता है। फोस्फोलिपिड में झिल्ली को फ्लूइडिटी फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा झिल्ली को फ्लूइडिटी प्रदान की जाती है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है इसमें पोरीन चैनल होते हैं और संचय का काम करता है। इसके बाद फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल जितने ज़्यादा होंगे उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। फ्लूइडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है श्रृंखला की लंबाई की। यानी कि श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी तो फ्लूइडिटी कम होगी। फ्लूइडिटी का महत्व क्या होता है? सेल ग्रोथ और डिवीजन में फ्लूइडिटी का महत्व होता है। अंतरकोशिकीय सेतु निर्माण में फ्लूइडिटी काम आती है, श्रावण में काम आती है और पदार्थों का अंतर्ग्रहण में। इसके बाद थर्ड पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट झिल्ली की ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके बाद में देख लेंगे। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अपन देखते हैं कि फोस्फोलिपिड जो होते हैं, फोस्फोलिपिड इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसमें कि ये सिर होता है जो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल है ये पूंछ नॉन पोलर होती है फोस्फोलिपिड की। इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। झिल्ली क्वासी फ्लूइड के रूप में जानी जाती है। यानी कि प्रोटीन शिलाएँ वसा रूपी समुद्र में तैरती रहती है। प्रोटीन शिलाएँ वसा समुद्र में तैरती है। ये सिंगर निकोलसन का मॉडल है। फ्लिप फ्लॉप किसमें दर्शाते हैं? फ्लिप फ्लॉप दर्शाते हैं लिपिड फ्लिप फ्लॉप दर्शाते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप नहीं दर्शाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट झिल्ली के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है। और सुसाध्य परिवहन, ये जिसमें इनमें ATP की जरूरत नहीं होती है। सुसाध्य परिवहन के उदाहरण है उच्च वर्णात्मक होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है सुसाध्य परिवहन, और कैरियर प्रोटीन के इसके वाहक होते हैं।
यानी कि वाहक प्रोटीन इसमें भाग लेता है सुसाद्य परिवहन में। निरोधक के प्रति संवेदनशील होते हैं सुसाद्य परिवहन। इसके बाद देखते हैं एक्टिव परिवहन। इसमें एटीपी यूज होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्सोसाइटोसिस, एनए केपल पंप और सिक्रोपरी परिवहन। अपील ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक्टिव परिवहन का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ईजी, इसके ट्रिक है ईजी लव, यानी कि ई का मतलब ER, जी का मतलब गोल्जी बॉडी, एल का मतलब लाइसोसोम और वी का मतलब वैक्यूल। ये सब मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। इसके बाद अपन देखें कोशिकांग। कोशिकांग की बात करें तो कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं तारा के बिना, यानी कि तारक केंद्र, राइबोसोम और केंद्रिका, ये सब झिल्ली रहित होते हैं। गुणसूत्र, सूत्र नलिका और सूक्ष्म तंतु ये भी झिल्ली रहित होते हैं। डबल झिल्ली युक्त कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, ये डबल झिल्ली युक्त होते हैं। अब अपन कोशिकांगों की बात करें तो कोशिकांगों में पहला है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज KR पोर्टर ने की थी। छोटी नलिका का जाल है। सिस्टर्नी में असाकित RER निर्माण स्थायी होता है। सिस्टर्नी में असाकित ER जो होता है वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के द्वारा SER का निर्माण होता है, जो कि अस्थायी होता है। यानी कि RER का निर्माण तो स्थायी होता है, SER का निर्माण अस्थायी होता है। RER प्रोटीन सिंथेसिस एंड श्रवण केंद्रक झिल्ली के निर्माण में RER की भूमिका होती है। RER की भूमिका प्रोटीन सिंथेसिस, श्रवण और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में। SER की भूमिका होती है लिपिड, कोलेस्टेरोल, स्टेरॉयड हार्मोन अविषाक्तीकरण में भी SER की भूमिका होती है। और SER पेशी में Ca2+ का संग्रहण भी करता है। निजल्स कण जो कि तंत्रिका में पाए जाते हैं वो RER प्लस राइबोसोम तंत्रिका, इस RER प्लस राइबोसोम मिलकर निजल्स कण बनाते हैं तंत्रिका तंत्र में। इसके बाद सेकंड बात करते हैं अपन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। प्लांट में डिक्टियोसोम इसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी को। प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोला जाता है। गोल्जी बॉडी केंद्र के समीप घनी रंजित जो संरचना होती है उसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स साइड होती है उसको सिस या फॉर्मिंग साइड भी बोलते हैं, जो कि ट्रांजिशनल वेसिकल का काम करती है। कॉनकेव साइड इसको ट्रांस भी बोलते हैं, परिपक्वन यानी कि श्रावी वेसिकल होती है कॉनकेव, ट्रांस, परिपक्वन। कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग होती है ट्रांजिशनल वेसिकल। स्ट्रक्चरल इकाई सिस्टर्नी होती है गोल्जी बॉडी की और बहुरूपीय अंग है गोल्जी बॉडी। C2 चक्र जो होता है उसमें फोस्फोग्लाइकोलेट जो चक्र होता है वो प्रकाश श्वसन में काम आता है। प्रकाश श्वसन द्वारा क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से C2 चक्र ये गोल्जी बॉडी की भूमिका होती है। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या क्या होता है? गोल्जी बॉडी के कार्य होते हैं प्रोटीन वसा पैकेजिंग में और रूपांतरण में, ग्लाइकोलाइजेशन में, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण में, एक्रोसोम के निर्माण में भी ग्लाइको बॉडी काम आती है और लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी प्लस ER मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम CD ने खोजा था, बहुरूपी अंग है। जल अपघटनीय एंजाइम इसको बोला जाता है। इसका pH लगभग 5 होता है। ऑटोफेजी लाइसोसोम क्या होता है? मृत कोशिकाओं का पाचन करता है, इसलिए इसको ऑटोफेजी बोला जाता है। हेट्रोफेजी क्या होता है? भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। क्राइनोफेजी क्या होता है? जो कि हार्मोन का पाचन करता है। और ऑटोलाइसिस कोशिका का ही पाचन कर जाता है। इसीलिए इसी ऑटोलाइसिस के गुण के कारण लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। WBC में बड़ा आकार होता है लाइसोसोम का। पादपों में रिक्तिका इसका कार्य करती है। इसके बाद देखते हैं वैक्यूल टोनोप्लास्ट झिल्ली से परिबद्ध पुटिकाएं हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। वैक्यूल 4 प्रकार की होती है। सेप वैक्यूल जिसमें खनिज, लवण, वर्णक प्लस इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। पादपेतु अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है सेप वैक्यूल। इसके बाद खाद्य रिक्तिका क्या करती है? अमीबा पैरामीशियम में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो कि यानी कि प्रोटोजोआ में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। गैस रिक्तिका ये क्या कहती है? पर्पल ग्रीन सल्फर जीवाणुओं में गैस रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन का काम करती है, जो कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाई जाती है संकुचनशील। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कोलिकर ने, खोज अल्टमान और फ्लेमिंग ने की थी और नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। कोशिका के भीतर कोशिका है। पावर हाउस ऑफ द सेल जंतु में सबसे बड़ा
और पादपों में सेकंड सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ऑक्सीसोम इसमें पाया जाता है और दोहरी झिल्ली में क्रिस्टी पाई जाती है। मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रिस्टी पर पाया जाता है। मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन निर्माण में काम आते हैं। कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? एटीपी निर्माण, ईटीएस आंतरिक झिल्ली, योजक रिएक्शन और क्रेब चक्र इसमें होता है। वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन और अमीनो एसिड संश्लेषण, ये सब काम माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। इसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड की बात करें तो ये अर्धस्वायत्त है, ये भी सेल विद इन सेल है और पादप यूग्लिनोइड में पाया जाता है। प्लास्टिड प्लास्टिड में प्रोटोप्लास्टिड होता है, यानी कि प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट संग्रहण का काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट संग्रह का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। इलियोप्लास्ट तेल और वसा का संग्रहण करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करता है। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट के बाद क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट 20 से 40 की संख्या में होते हैं। स्ट्रोमा ग्रेना थाइलेकोइड के जो ढेर होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्वांटासोम इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है इस तरह से। और ये क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट इनको प्रोटोप्लास्ट भी बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग होता है। कैरोटीनोइड वसा घुलनशील होते हैं, फल सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं क्रोमोप्लास्ट। बीटा कैरोटीन गाजर में और लाइकोपिन मिर्च टमाटर में, ये सब प्रोटोप्लास्ट के उदाहरण हैं। इसमें अपन स्ट्रोमा की अगर संरचना देखें तो ये स्ट्रोमा होता है और ग्रेना के जो स्ट्रोमा के ढेर होते हैं वो ग्रेना होता है और इनको जोड़ने वाली संरचना थाइलेकोइड कहलाती है। इसी के द्वारा अपन देखते हैं कि प्लास्टिड में आगे चलकर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं हो सकता है, यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट तो इसमें हो सकता है, ये भी इसमें हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि प्लास्टिड की कार्य क्या होता है। लाइट यानी कि हिल रिएक्शन ग्रेना में जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट का काम है। डार्क रिएक्शन में ब्लेकमान रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके बाद देखते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति सल्फर जीवाणु से हुई है, ये कहती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जॉर्ज पेलेडे ने खोजा था। स्मॉलेस्ट कोशिकांग के भीतर कोशिकांग इसको बोला। कोशिका का इंजन राइबोसोम होता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। राइबोसोम का संगठन क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन। एस सेड वर्ग यूनिट होती है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार का मापन करती है एस यूनिट। अब राइबोसोम की 70S और 80S प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम 30S और 50S से मिलकर बना होता है। 30S भी आगे चलकर 16S प्लस प्रोटीन से बनता है। 50S 5S प्लस प्रोटीन प्लस 23S से मिलकर बना होता है। 80S का वर्गीकरण देखें तो 40S और 60S होता है। 40S में 18S प्लस प्रोटीन, 60S में 5S 5.8S 28S और प्रोटीन, ये सब मिलकर 80S बनाते हैं। इसके बाद Mg2+ जो होता है वो राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ने का काम करता है। और ये चेपेरोन प्रोटीन जो होता है केपेरोन प्रोटीन, ये अन्य प्रोटीन को फोल्ड करने वाला प्रोटीन होता है केपेरोन प्रोटीन। आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। इसके बाद देखते हैं साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन मतलब उस कोशिका जीव द्रव्य में प्रोटीन युक्त जो सूक्ष्म नलिका तंतु जाल होता है उसको साइक्लोस्केलेटन बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है? आकार कोशिका द्रव्य प्रवाह यांत्रिक सहायता, आकार और यांत्रिक सहायता इसका काम होता है साइक्लोस्केलेटन का। कोशिका द्रव्य प्रवाह साइक्लोसिस और गमन में भी इसको साइटोस्केलेटन का काम होता है। सूक्ष्म नलिका जो होती है वो तर्कुतंतु एस्ट्रल किरणें होती है। सेंट्रियोल होता है, सीलिया होती है, फ्लैजिला होती है। इस तरह से असंकुचनशील सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। सेंट्रोसोम की बात करें, साइक्लोस्केलेटन के प्रकार है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बेनेडन ने की थी, नाम बोवेरी ने दिया था। सेंट्रोसोम झिल्ली रहित होता है, कार्टविल लाइक संरचना होती है। कार्य इसका कोशिका विभाजन और बेसल बॉडी आधार का निर्माण में काम आता है। जो इसकी संरचना होती है 9+0 बेसल बॉडी की 9+0 व्यवस्था होती है। केंद्र में प्रोटीन छड़ हब होती है।
यानी कि केंद्र में प्रोटीन सड़अभाव होती है, इसलिए यहाँ पे 0 पाया जाता है। और 9+0 की व्यवस्था होती है। कुल सूक्ष्म नलिका होती है 9×3, यानी कि 3 के सेट 9 होते हैं, इसलिए 27 कुल व्यवस्था सूक्ष्म नलिका होती है, सूक्ष्म नलिकाएँ। मैसूली सैटेलाइट होता है इसमें। मैसूली सैटेलाइट MTG माइक्रोट्यूबुलर जनरेटर भी इसको बोला जाता है। तर्कतंतु तारक किरणें का निर्माण करने में मैसूली सैटेलाइट की भूमिका होती है। इसके बाद देखते हैं सीलिया और प्लेजिला। सीलिया छोटे अधिक होते हैं, प्लेजिला बड़े और कम होते हैं। सीलिया एक दिशीय गति करते हैं, प्लेजिला मुक्त गति करते हैं। सीलिया गमन, भोजन, संवेदन तीनों में काम आते हैं, लेकिन प्लेजिला केवल गमन में आते हैं। सीलिया की जो व्यवस्था होती है 9+2 होती है। कुल 9×2+2 यानी कि 18+2 यानी कि 20 इसमें सूक्ष्म नलिकाएँ पाई जाती है। सीलिया की जो आकृति होती है वो चप्पू समान होती है। इसके बाद देखते हैं अपन माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ कौन कौन सी होती है? माइक्रोबॉडीज होती है एकल झिल्ली युक्त संरचनाएँ होती है, जैसे स्पिरोसोम्स। स्पिरोसोम्स पादप का लाइसोसोम इसको बोला जाता है। लिपिड्स के सिंथेसिस और स्टोरेज में स्पिरोसोम काम आती है। स्पिरोसोम SER से निर्मित होती है और इन ऑयल सीड एंड्स स्पर्म स्पिरोसोम केवल प्लांट्स में पाई जाती है, SER से निर्मित होती है। परोक्सीसोम जंतु में उपापचय H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाते हैं। पादप प्लस एनिमल दोनों में पाई जाती है परोक्सीसोम पादप में प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ग्लायोक्सीसोम केवल प्लांट्स में पाई जाती है। विशिष्ट परोक्सीसोम है, इसको ग्लाइकोलेट चक्र में यूज़ किया जाता है। ट्रांसोसोम पक्षी की अंडकोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में। न्यूक्लियस की केंद्रक झिल्ली जो होती है वो असतत होती है। केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका में प्रोटीन ज़्यादा, उससे कम RNA फिर DNA होता है। केंद्रिका की खोज फोंटाना नाम बाउमे ने दिया। RNA निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम की फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। इसके बाद सिनोसाइटिक और सिनसाइटिक 2 प्रकार के संलयन होते हैं, जिसमें मुक्त विभाजन अगर होता है बिना कोशिका द्रव्य विभाजन के, अगर केंद्रक का मुक्त विभाजन होता है तो उसको बहुकेंद्रिक अवस्था होती है, उसको कोइनोसाइटिक बोलते हैं। और सिनसाइटिक किसको बोलते हैं? जो 2 कोशिकाएं मिलकर कोशिका संलयन होता है, और इस तरह से इसमें कंकाल पेशी। इसका जो उदाहरण है कोइनोसाइटिक का उदाहरण है सिनोसाइटिक का नारियल पानी फाइकोमाइसिटीज। सिनसाइटियम का उदाहरण है कंकाल पेशी एस्केरिस अधिचर्म। इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। संगठन होता है क्रोमेटिन का, प्रोटीन सबसे ज़्यादा, फिर DNA, फिर RNA। क्रोमेटिन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर DNA, फिर RNA। क्रोमेटिन को फ्लेमिंग के द्वारा बताया गया, जो फ्लेमिंग ने आनुवांशिक धागे बोला था क्रोमेटिन को। DNA प्लस स्टोन इसमें प्रेजेंट होता है। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन 2 प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं। यूक्रोमेटिन पतले होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन मोटे होते हैं। यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित होते हैं, 90% यूक्रोमेटिन ही होते हैं, और 8 से 10% हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित होते हैं। प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट दोनों में यूक्रोमेटिन पाया जाता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन केवल यूकैरियोट में पाया जाता है। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में सक्रिय होता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है। इसके बाद बात करें क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, नाम बाल्डेयर ने दिया था। पेलिकल जो होता है वो प्रोटीन रहित होती है। इसके बाद क्रोमोसोम की संरचना इस प्रकार की होती है। क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे काइनेटोकोर होते हैं। इसके बाद ये सेंट्रोमियर होता है बीच में, ये काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, जो कि प्रोटीन डिस्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये टीलोमेयर है। टीलोमेयर क्या करता है? गुणसूत्र का जो ध्रुवीय सिरे होते हैं ये चिपकने से रोकेंगे। पेलिकल जो है ये टीलूप भी इसको बोला जाता है, पेलिकल यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद ये प्राथमिक संकीर्णन है बीच में सेंट्रोमियर के पास, जो कि मुख्य खांच बोलते हैं, और मुड़ने का स्थान यही होता है। प्राथमिक संकीर्णन सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड को जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पे NOR रीजन होता है। NOR रीजन ये द्वितीय संकीर्ण यहाँ पे पाया जाता है, जिसको मार्कर साइट भी बोलते हैं। ये अनअभिरंजित होता है, यानी कि रंजित नहीं हो पाता है। इसको सैटेलाइट भी बोलते हैं, सेट गुणसूत्र बोलते हैं। द्वितीय संकीर्ण का शेष भाग जो होता है वो सैटेलाइट बोला जाता है। इसके बाद ये टीलोमेयर देख लिया, पेलिकल हो गया। इसके बाद देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। एनाफेज अवस्था में इसका अध्ययन किया जाता है गुणसूत्र के प्रकार का। टीलोसेंट्रिक जो होता है वो सेंट्रोमियर जो होता है इसमें एंड सेंट्रिक, यानी कि मानव में नहीं होते हैं टीलोसेंट्रिक।
ये आई आकार के होते हैं। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में एक भुजा छोटी होती है, पी साइड छोटी और क्यू साइड बड़ी, यानी कि एक छोटी एक बड़ी होती है। ये एल प्रकार से दिखाई देती है। एक गुणसूत्र इसका अच्छा उदाहरण है सब मेटासेंट्रिक का। मेटासेंट्रिक में बीच में सेंट्रोमेयर पाया जाता है जो वी आकार का होता है। इसमें पी और क्यू दोनों बराबर होती है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जे आकार की होती है। वाई गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक का उदाहरण है। सर्वाधिक पी और क्यू का जो रेशियो होता है वो सर्वाधिक होता है। सबसे विकसित इसी प्रकार को बोला जाता है। अब हम कुछ देखते हैं कि लार ग्रंथि के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं, लार ग्रंथि के गुणसूत्र लैंप ब्रश। बालबियानी ने इसको देखा था, इसलिए बालबियानी बोले इनको बोला जाता है। ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ये बालबियानी बोले होगी। डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर लाल ग्रंथि के गुणसूत्र बनाते हैं। पोलिटीनी गुणसूत्र इसको बोला जाता है। कार्य क्या होता है, इनको कीटों में कायांतरण इसका कार्य होता है। ड्रोसोफिला में लार ग्रंथि, ये भी लार ग्रंथि के जो गुणसूत्र हैं इनके द्वारा बनती है। इसके बाद लैंप ब्रश 2 संरचना है। फ्लेमिंग और रुकार्ट ने इसको दिया था। इस तरह से ये दिखाई देती है। यहाँ पे डीएनए होता है, ये पार्श्व भाग होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होती है पार्श्व भाग लैंप ब्रश का। पीतक निर्माण में लैंप ब्रश का काम होता है और उभयचर के जो ओसाइट होते हैं उनमें भी लैंप ब्रश पाई जाती है। इस तरह से सेल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल और डिवीजन की बात करें तो आनुवांशिक नियंत्रित प्रक्रिया है। ह्यूमन में आनुवांशिक नियंत्रित प्रक्रिया होती है। 24 घंटे में 22 से 23 घंटा इंटरपेज का होता है और 1-2 घंटे में सेल साइकिल यानी कि डिवीजन होता है। सेल साइकिल की बात करें तो इस तरह से ये सेल साइकिल होती है। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ पे यानी G1 से शुरू होता है। G1 S G2 ये केंद्रक विभाजन होता है, यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। और ये फेज जो होती है 2 प्रकार की फेज होती है। इंटरफेज होती है, इसको इंटरफेज बोला जाता है। 90 से 95% इंटरफेज ही पाई जाती है। एम फेज, ये इंटरफेज, ये जी नोट फेज में क्या होता है, उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन डिवाइडेशन वगैरह नहीं होता। क्वोशेंट शांत अवस्था इसको बोला जाता है। G1 से G0 में अगर आ जाएगा तो विभेदन के द्वारा होगा और अगर डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो G1 में वापस आ जाएगी। G0 कोशिका चक्र से एग्जिट कर जाता है और G0 को कोशिका विभाजन में सस्पेंड कर देता है। कोशिका विभाजन को सस्पेंड करने के बाद G0 अवस्था में आ जाती है। G0 अवस्था अगर स्थायी होती है और अस्थायी होती है। स्थायी किस में होती है, नर्वस सेल और हृदय, इनकी जो हृदय और स्किन की जो कोशिकाएं होती है वो G0 सेल में स्थायी रूप से कोशिका विभाजन को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद अस्थायी कोशिका विभाजन सस्पेंड किया जाता है यकृत और किडनी की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा। ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं G1 और S के बीच में फर्स्ट चेक पॉइंट होता है जो कि डीएनए का चेक पॉइंट होता है। इसके बाद इंटरफेज, यहाँ पे सेकंड चेक पॉइंट होता है इंटरफेज और मेटाफेज के बीच। इसके बाद थर्ड चेक पॉइंट कहाँ पे होता है, एमफेज है, यहाँ पे ये लगभग ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये देख ही लिया G0 फेज। इसके बाद G1 फेज देखते हैं। G1 फेज क्या होती है, इसे सर्वाधिक प्रोटीन प्लस आरएनए निर्माण G1 फेज में होता है। कोशिका द्रव्य वृद्धि करता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। वेरिएबल फेज G1 फेज को वेरिएबल फेज बोला जाता है। छोटी अवस्था और बड़ी अवस्था। छोटी अवस्था तीव्र विकसित होती है, तीव्र विकसित सेल होती है और धीमा विभाजन होता है सेल में, तो बड़ी अवस्था होती है। कोशिका विभाजन का निर्णय जीवन में ही लिया जाता है, यानी कि जीवन के बाद अगर कोशिका विभाजन का निर्णय होगा तो ये पूरी को विभाजन होकर रहेगा। इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में 2 क्रमिक विभाजनों के मध्य की जो अवस्था होती है उसको इंटरफेज बोला जाता है। उपापचय रूप से सर्वाधिक सक्रिय इंटरफेज होती है। ओनली हेटेरोक्रोमेटिन और केंद्र की दिखता है इंटरफेज में। इसके बाद एस फेज की बात करें, एस फेज क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है लेट एस फेज अवस्था में और इसका संश्लेषण केवल केंद्र के डीएनए। एस फेज अन्य डीएनए किसी भी अवस्था में बनते हैं। केंद्र के डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो एस फेज में होता है और अन्य जो डीएनए होते हैं उनका किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसमें एस फेज में क्या होता है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो C से 2C हो जाती है और 2C से 4C हो जाती है, लेकिन जो N होता है वो 2N का 2N ही रहता है। क्रोमेटिड डबल हो जाता है, 2N से 4N हो जाता है। गुणसूत्र संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या फिर भी समान नहीं रहेगी, यानी कि इसकी मात्रा C से 2C हो जाएगा लेकिन गुणसूत्र संख्या समान रहेगी, ये विशेष बात है। इसके बाद एस फेज में क्या होगा, सेंट्रियोल, कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल पाया जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन, यूक्रोमेटिन,
इन सब का क्या होता है, द्विगुणन होता है स्पेस में। सेंट्रियोल हुआ, हिस्टोन प्रोटीन हुआ, यूक्रोमेटिन हुआ, हेट्रोक्रोमेटिन हुआ, काइनेटोकोर, इन सब का द्विगुणन होता है स्पेस में। स्पेस में प्रवेश के पश्चात निश्चित रूप से विभाजन होगा। इसके बाद देखते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोबॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका निर्माण G2 फेज में होता है। आरएनए प्लस ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है, इसका निर्माण होता है। तर्कतंतु, ट्यूबुलिन से तर्कतंतु निर्माण होता है। वास्तविक विभाजन की तैयारी G2 फेज में होती है। यहाँ फुली प्रिपेयर्ड होता है विभाजन के लिए। जैसे कि ये ग्राफ देखें तो G1 में जो ग्राफ होता है वो 2C होता है, एस में आके 4C हो जाता है 2C, और G2 में भी 4C रहता है, और एम फेज के बाद में वापस 2C हो जाता है। इस तरह से ये ग्राफ दिखाई देता है। अब अपन देखते हैं कोशिका चक्र का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, साइक्लिन प्रोटीन जो कि निष्क्रिय होता है, और CDK एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो एंजाइम होता है, इन दोनों के द्वारा, साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम, इनके द्वारा कोशिका चक्र का रेगुलेशन होता है। ये क्या करते हैं, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि सक्रिय होता है, जो कि यहाँ पे निष्क्रिय था साइक्लिन, यहाँ पे CDK कॉम्प्लेक्स बनते ही सक्रिय हो गया, जो सबस्ट्रेट पर फॉस्फोरिलीकरण करेगा और उत्पाद को बनाएगा। इसके बाद देखते हैं चेक पॉइंट होता है, फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1 और S के बीच में। यहाँ पे फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। ये क्या करता है, मुख्य चेक पॉइंट इसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी इसको बोलते हैं, और DNA की क्षतिपूर्ति की जांच करता है। इसके बाद G2M जो होता है, यहाँ पे भी चेक पॉइंट होता है, सेकंड पे चेक पॉइंट, DNA रेप्लिकेशन सुचारू रूप से हुआ है या नहीं, इसकी जाँच के लिए सेकेंड चेक पॉइंट होता है। इसके बाद देखते हैं एम चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के मध्य होता है, जो तर्कतंतु निर्माण के बारे में पता करता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि क्लीवेज में क्या होता है। क्लीवेज में G1 और G2 एब्सेंट होती है। ड्रोसोफिला की लार में एम फेज एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया में इंटरफेज एब्सेंट होती है। इसके बाद अगर इनकी संख्या की बात करें तो विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग संख्या होती है। जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या G1 में 2n होती है, S, G2, P और M मेटाफेज तक, यानी कि ये हो गया P और M मेटाफेज तक क्या होता है, 2n ही रहती है क्रोमोसोम की संख्या, और एनाफेज और टीलोफेज में 2n रहती है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या तो 2n ही रहेगी। इसके बाद DNA की मात्रा क्या होती है, G1 में 2C, S, G2, P और M में 4C हो जाती है, और एनाफेज और टीलोफेज में 2C हो जाती है। क्रोमेटिड की संख्या G1 में 2n, S, G2, P और M में 4n, और एनाफेज और टीलोफेज में 2n हो जाती है। इस तरह से इनका डिवाइडेशन होता है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस कोशिक विभाजित क्षेत्र में होता है, और चरघातांक के रूप से विभाजित क्षेत्र में माइटोसिस होता है। विभाजन की संख्या यानी कि 2n के द्वारा दी जाती है। दीर्घीकरण क्षेत्र में अंकगणितीय रूप से विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, जिसको n-1 के रूप में संख्या का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं माइटोसिस की, यानी कि समसूत्री विभाजन की। माइटोसिस स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में दिया था, फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में दिया था, नाम दिया था फ्लेमिंग ने माइटोसिस ड्रामेटिक फेज होती है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में सम्मिलित होता है। कैरियोकाइनेसिस अप्रत्यक्ष रूप से, कैरियोकाइनेसिस में PMAT यानी कि प्रीफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का विपरीत दिशा में गमन, कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म नलिका एकत्रित हो जाती है। लेट पी अवस्था में केंद्रक झिल्ली, लेट पी अवस्था में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ER, गोल्जी बॉडी विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद आती है मेटाफेज में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पूर्ण विलुप्त हो जाती है। अर्ली एम फेज में गुणसूत्र रैंडम हो जाते हैं। लेट एम फेज में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित हो जाते हैं। सारे गुणसूत्र मिड प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज में मिड प्लेट पर व्यवस्थित गुणसूत्र हो जाते हैं। ईच गुणसूत्र सेंट्रियोल से तर्कतंतु द्वारा दोनों ध्रुवों से जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाते हैं। और एनेस्ट्रल तर्कतंतु उपकरण एब्सेंट होता है, यानी कि एनेस्ट्रल होते हैं ये मेटाफेज में। तर्कतंतु उपकरण एब्सेंट होता है। तारक किरणें और सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट्स में, एनेस्ट्रल प्लांट्स में, यानी कि मेटाफेज में एनेस्ट्रल होता है, तारक किरणें, सेंट्रियोल ये एब्सेंट होती है। इसके बाद देखते हैं एनाफेज पश्चावस्था बोलते हैं। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है, विपाटन, दोनों क्रोमेटिड पृथक्करण होगा। गुणसूत्र आकृति का अध्ययन यहीं पर किया जा सकता है।
क्रोमेटिड गुणसूत्र जैसे व्यवहार करेंगे, इसलिए संख्या डबल लगती है। क्रोमेटिड जो है गुणसूत्र जैसे व्यवहार करेंगे, इसलिए इनकी संख्या डबल लगती है, लेकिन वास्तविक रूप से इनकी संख्या डबल नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज अंत्यावस्था बोलते हैं। ध्रुवों पर उपस्थित क्रोमेटिड अपनी पहचान संपूर्णता खो देते हैं, यानी कि पृथक समूह बनाते हैं, दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं। रिवर्स प्रोफेज यानी प्रोफेज की रिवर्स करते हैं, यानी कि पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रिका झिल्ली, केंद्रिका ईआर और गोल्जी पुनः प्रकट हो जाते हैं। गुणसूत्र का विसंगनन यहाँ पे होता है टीलोफेज में। इसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में लेट एनाफेज में प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस दो प्रकार से होता है, कोशिका पट्ट विधि, कोशिका खांच विधि। कोशिका पट्ट विधि प्लांट में होती है, गोल्जी बॉडी वेसिकल इसमें काम आते हैं। कोशिका खांच विधि में एनिमल्स में पाई जाती है, एक्टिन और माइसिन प्रोटीन इसमें काम लिए जाते हैं। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में K1 कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है K1 जिसको बोलते हैं KI। माइटोसिस का KI प्रोपोर्शनल होता है VN और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है VL, यानी कि वॉल्यूम ऑफ केंद्रक। वॉल्यूम ऑफ केंद्रक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KI, और वॉल्यूम ऑफ कोशिका द्रव्य का यानी कि VC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KI। KI को बनाए रखने का काम कौन करता है माइटोसिस, इसलिए ये माइटोसिस की भूमिका होगी कि KI को बनाए रखने का काम करता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कोल्चिसिन की भूमिका बहुगुणिता में समसूत्री विष के रूप में इसको काम में लेते हैं कोल्चिसिन को, और स्पिंडल और मायोसिस इस रूप में लेते हैं। इसके बाद अपन सेकंड प्रोसेस है मियोसिस का अध्ययन करेंगे। तो मियोसिस का अध्ययन किसने किया था, फार्मर और मूरे ने। हमेशा डिप्लॉइड कोशिका में मियोसिस होता है, बट जनक अगुणित और द्विगुणित हो सकता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसके बाद इंटरकाइनेसिस होता है, एस फेज एब्सेंट होती है, डीएनए का प्रतिकरण होता है, छोटी प्रावस्था होती है इंटरकाइनेसिस। इसके बाद होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड इस तरह से पाई जाती है। और इनकी संख्या की बात करें तो जीवन में क्या होता है, गुणसूत्र 2n, SG2P1 पी फर्स्ट और M फर्स्ट, यहाँ पे भी 2n, और मियोसिस फर्स्ट में N हो जाती है, मियोसिस सेकंड में N हो जाती है। इसके बाद जीवन की बात करें, क्रोमेटिड 2n रहता है, SG2P फर्स्ट और M फर्स्ट में 4n, मियोसिस फर्स्ट में 2n और मियोसिस सेकंड में NN हो जाता है क्रोमेटिड। इसके बाद डीएनए, यहाँ पे 2C, यहाँ 4C, यहाँ 2C, यहाँ CC। इसका महत्व क्या होता है मियोसिस का, वो देखते हैं कि विभिन्नता इवोल्यूशन में मियोसिस की भूमिका होती है, गुणसूत्र की संख्या बनाए रखने में भी मियोसिस की भूमिका होती है। इसका जो अध्ययन होता है वो परागकोश में किया जाता है, वृषण और अंडाशय में, जर्म सेल में इसका अध्ययन किया जाता है। दोनों माइटोसिस और मियोसिस हेतु वृषण और अंडाशय उपयुक्त ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट। अपन बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें 4 अवस्था होती है, लेप्टोटीन यानी कि तनुपट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 भागों में बटी होती है प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन की बात करें तो इसको तनुपट भी बोलते हैं। क्रोमेटिन का संघनन इसमें होता है, गुलदस्ता बुक के समान अवस्था लेप्टोटीन में होती है। इसके बाद जाइगोटीन युग्मपट होता है, इस तरह से जाइगोटीन में युग्मपट बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। इसके द्वारा दो समजात गुणसूत्रों का जुड़ना, इसके द्वारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा दो समजात गुणसूत्र जुड़ते हैं जो कि बाइवेलेंट चतुष्क का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को युग्मन या फिर सिनेप्सिस कहा जाता है। डीएनए और प्रोटीन की त्रिस्तरीय परत यहाँ पे बनती है, यानी कि जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये याद रखना है। इसके बाद पेकाइटीन स्थूल पट्ट होता है, इसमें स्पष्ट चतुष्क दिखाई देता है, यानी कि ये पेकाइटीन होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, चतुष्क स्पष्ट दिखाई देता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है जीन विन में, यानी कि पेकाइटीन की विशेषता है क्रॉसिंग ओवर। एंजाइम माध्यित प्रक्रियाएं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें भाग में लिया जाता है। इस तरह से ये दिखाई देता है। पुनर्योगी ग्रंथिका यहाँ होती है, ये जीन विनिमय स्थल पुनर्योगी ग्रंथिका होती है। और इसके बाद में ब्रेकेज व रियूनियन सिद्धांत यहाँ पे काम आता है, ब्रेकेज और रियूनियन सिद्धांत। इस तरह से ये पुनर्योगज यहाँ पे बन जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है पेकाइटिन में।
इसके बाद डिप्लोटीन अवस्था, द्विपट अवस्था में क्या होता है, ये जो काइजमेटा होता है, काइजमेटा बनता है। काइजमेटा यानी कि एक सेक्स रूपी जो संरचना होती है, इस तरह से ये हल होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है, समजात गुणसूत्र सेपरेशन हो जाता है, बट जीन विनिमय बिंदु जो होता है, जीन विनिमय बिंदु पर जुड़े होते हैं, समजात गुणसूत्र यहाँ पे जुड़े होते हैं। इसके बाद जीन विनिमय का प्रोडक्ट, जीन विनिमय का प्रोडक्ट जो होता है वो काइजमेटा होता है, यानी कि डिप्लोटीन में काइजमेटा पाया जाता है। संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। इसके बाद देखते हैं मेटाफेज डाइकाइनेसिस। ये हो गया, लेप्टोटीन देख लिया, जाइगोटीन देख लिया, पेगाइटिन देख लिया, डिप्लोटीन। इसके बाद डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस को पारगतिक्रम भी बोलते हैं। प्रोपेज पस्ट की अंत्यावस्था इसको बोलते हैं। काइजमेटा का उपांतिभवन होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा, गुणसूत्र के सिरों की तरफ खिसकना, लुप्त हो जाना। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होंगे, घना गुणसूत्र निर्मित होगा, तर्कतंतु का निर्माण होगा। कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, ईआर, गोल्जी बॉडी सब लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद मेटाफेज पस्ट होगी। मेटाफेज पस्ट में दो मिड प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित होंगे। प्रत्येक समजात गुणसूत्र एक ध्रुव से जुड़ेगा, इस तरह से मेटाफेज पस्ट होगी। इसके बाद एनाफेज पस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड का विभाजन पृथक्करण नहीं होता है, सेंट्रोमेयर क्रोमेटिड का। समजात गुणसूत्र का सेपरेशन होता है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड होता है, पृथक्करण नहीं होता, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड यानी कि इनका सेपरेशन होता है। गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, मेंडल का पृथक्करण यहाँ पे लागू होता है। इसके बाद अपन देखते हैं एनाफेज पस्ट होगी। इसके बाद टीलोफेज पस्ट में रिवर्स प्रोपेज उसको बोला जाता है, ये आवश्यक नहीं होती है। कोशिका द्रव्य विभाजन पस्ट होता है, ये दो अगुणित संरचना होती है। इसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, ये माइटोसिस जैसा होता है। इसमें एनाफेज जो सेकंड होती है उसमें सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड का विभाजन होता है, पृथक्करण भी होगा, यानी कि यहाँ पे विभाजन और पृथक्करण होगा सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड का विभाजन पृथक्करण यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है एनाफेज सेकंड में, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता। मियोसिस सेकंड माइटोसिस जैसी होती है। और कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है वो समसूत्री में एक कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, अर्धसूत्री में 3 कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। लैंगिक जनन दर्शाने वाले अगुणित जीव जाइगोटिन मियोसिस, द्विगुणित जीव जाइगोटिन ये होता है गेमेटिक मियोसिस होता है। इस तरह से अपना कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एवोल्यूशन यानी कि विकास शब्द हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, ब्यूफोन ने धीमी और सतत प्रक्रिया बताया, और डोलोज लोग ये कहता है कि अनुत्क्रमणीय बताया एवोल्यूशन में से संबंधित बिग बैंग जो थ्योरी है वो एबेलेमेंटियर ने दी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये स्वार्ट्ज ने दी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस एबायोजेनेसिस जनरेशन जो होता है वो अरस्तु ने दिया और इसका समर्थन किया हेलमंट, मेंडा, एनारिस, थेलन, एम्पिडोकल्स, इन सब ने इसका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का समर्थन किया। कॉस्मोजोइक जो थ्योरी है वो रिचर ने दी, जीवन स्पोर्स के रूप में आया, ये रिचर ने कहा कॉस्मोजोइक थ्योरी में। कॉस्मोजोइक पेंस्पर्मिया आरेनियस ने दिया, स्पोर या सीड या स्पर्म के रूप में जीवन आया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम के रूप में बताया, फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लेंजाई और लुइक स्प्लेंजाई ने जार पर प्रयोग किया, लुइक पास्चर ने हंस ग्रेवा जार पर प्रयोग किया। इस तरह से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का प्रतिपादन किया गया। थ्योरी ऑफ कीमोजेनेसिस बायोजेनेसिस का समर्थन करता है, इसको अबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा दी गई। स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट जो था, स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट ये 1953 में किया गया, जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड यूज में लिए गए। चार्ल्स डार्विन की बात करें, स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट में ये सब एमिनो एसिड यूज में लिए गए थे। इसके बाद चार्ल्स डार्विन की बात करें, चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड का नेचुरलिस्ट था, इसने भ्रमण किया है दक्षिण अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस आइलैंड में और अध्ययन किया फ्लोरा एंड फौना का। HMS बीगल स्नेल शिप के जहाज़ में इसने COS के दौरान भ्रमण किया 1831 से 36 के बीच। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्रांचिंग डिसेंट, शाखनी अवरोहण का कॉन्सेप्ट दिया।
चार्ल्स डार्विन में। प्रत्येक जीव विशिष्ट लक्षण दर्शाता है, आकारिकी और व्यवहारिकी में। नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन का सिद्धांत है। ब्रांचिंग डिसेंट डार्विन का सिद्धांत है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर की जो अवधारणा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको भी चार्ल्स डार्विन ने समर्थन किया। अल्फ्रेड वेलेस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट है। इसने भी भ्रमण किया मेलाय आर्किपेलागो, इंडोनेशिया के द्वीप पर। डार्विन समान परिणाम पर पहुंचा था अल्फ्रेड वेलेस। इस तरह से डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थॉमस माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी थी, इससे प्रभावित था डार्विन। एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के परिणाम है। डार्विन का जो फिटेस्ट से मतलब है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सीमित संसाधन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर सीमित संसाधन होंगे तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगी, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या हुआ, मौत जो है उस पर बिट्सन बेटोरिया, इसमें जो लाइट विंग, हल्के जो इसके लाइट विंग और डार्क विंग दो प्रकार के देखे गए। औद्योगिकरण से जो पूर्व यानी कि 1850 के दशक में और औद्योगिकरण के पश्चात डार्क जो विंग थे, डार्क विंग वाले जो मोथ थे, वो वृक्ष पर औद्योगिकरण से पूर्व वृक्ष पर लाइकेन श्वेत होते थे, लाइकेन श्वेत होते हैं यानी कि वृक्ष पर लाइकेन दिखाई देते थे, और लाइट विंग वाले अधिक, और यहाँ पे लाइट विंग वाले कम। और औद्योगिकरण के पश्चात प्रदूषण छाल पे डार्क यानी कि छाल प्रदूषित होगी, डार्क होगी, तो यहाँ पे डार्क दिखाई देने लगे डार्क विंग्ड मोथ। यानी कि ये जो मोथ है इसका कलर अलग अलग कलर, डार्क विंग वाले यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने लगे, यहाँ पे श्वेत मोथ ज़्यादा लाइकेन दिखाई देने लगे। नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार कौन से है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार होते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसकी कमियां कौन कौन सी है नेचुरल सिलेक्शन की? डार्विन की कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट का कैसे योग्यता कैसे आती है? पेनजेनेसिस थ्योरी, इसको भी समझा नहीं पाया था। इसके बाद आता है नव डार्विनवाद में क्या होता है? म्यूटेशन थ्योरी आती है जो कि ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिवरीज ने दी थी 1901 में। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया साल्टेशन का, यानी कि बड़े स्तर पर विभिन्नता आती है जाति उद्भवन की। ओएनिथेरा लेमार्कियाना पर ह्यूगो डिवरीज ने प्रयोग किया, इवनिंग प्राइमरोज पर प्रयोग किया था ह्यूगो डिवरीज ने। इसने साल्टेशन की अवधारणा दी थी। इसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो हक्सले ने दी थी। आनुवांशिक विविधता के मुख्य जो स्रोत है उसको इसने बताया हक्सले ने। इसके जो मुख्य स्रोत है वो इस प्रकार है: उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। ये सब आनुवांशिक विविधता के मुख्य स्रोत है। उत्परिवर्तन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, पृथक्करण। आइसोलेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है: भौगोलिक आइसोलेशन जिसको एलोपेट्रिक बोलते हैं, और जननिक पृथक्करण जिसको सिम्पेट्रिक बोलते हैं। जातीय उद्भवन इन दोनों के द्वारा होता है। जातीय उद्भवन एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक दो प्रकार का होता है। इसके बाद जीन फ्लो की बात करें तो जीन फ्लो कैसे होता है? जैसे ये एक पॉपुलेशन है, ये बी पॉपुलेशन है, इसके बीच में जीन म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के द्वारा भी विविधता आएगी, और रिपीटेड हो तो इसको जीन फ्लो बोला जाता है। यानी कि ये जो म्यूटेशन है अगर बार बार रिपीटेड हो तो इसको जीन फ्लो बोला जाता है। इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक रैंडम जो ड्रिफ्ट होती है वो सैम्पलिंग एरर, रैंडम ड्रिफ्ट, सैम्पलिंग एरर या सी वॉल ड्रिफ्ट इफेक्ट जो होता है वो इसको बोला जाता है। छोटी समष्टि बाई चांस जो इवोल्यूशन होता है छोटी समष्टि में उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। फाउंडर इफेक्ट, डार्विन फिंच ये फाउंडर इफेक्ट का उदाहरण है, और बोटल नेक इफेक्ट ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं लेमार्कवाद। लेमार्कवाद क्या होता है? जर्मन ग्रीक लेमार्क जो था वो जर्मन ग्रीक नेचुरलिस्ट था। इसकी बुक थी फिजियोलॉजिक जूलॉजिक फिलोसॉफी जूलॉजिक। लेमार्कवाद क्या कहता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसको दर्शाता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, न्यू नीड्स जीव की आवश्यकता, और वाइटल फोर्स विशिष्ट जैविक क्षमता। लेमार्कवाद का खंडन किया था विजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी के द्वारा। विजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी के द्वारा लेमार्कवाद का खंडन किया था, जिसने चूहों पर प्रयोग किया था।
इसके लेमार्कवाद के उदाहरण कौन से हैं? जैसे जिराफ के अग्रपाद व नेक, सांप के पैर, डक के वेबल्ड टो और हिरण पैर की मजबूत पेशियाँ, ये सब लेमार्कवाद के उदाहरण हैं। इसके बाद पढ़ते हैं नवलेमार्कवाद। नवलेमार्कवाद में अपन पढ़ेंगे 3 साइंटिस्ट, जुगर और स्मिथ, हैरिसन और कैमरर, इन तीनों को अपन नवलेमार्कवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत 1908 में दिया गया, जो कि इक्विलिब्रियम में आनुवांशिक साम्यावस्था में दिया गया था। इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, यानी कि इसको मैथमेटिकली P+Q = 1, P यानी कि प्रभावी एलील, Q मतलब अप्रभावी एलील। बीरबल साहनी ने भारतीय वैज्ञानिक थे, इसको बाद में देखेंगे। जो हार्डी-विनबर्ग परिकल्पना थी, ये क्या थी कि इस साम्य अवस्था में इसने P+Q = 1 बड़ी यादृच्छिक रूप से जो प्रजनन समझती थी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी दर्शाई थी कि P तो प्रभावी एलील और Q को अप्रभावी एलील द्वारा दर्शाया गया था हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत में। विकास के जो प्रमाण की बात करें तो पहला प्रमाण है फोसिल्स का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी के जो फादर है वो जॉर्ज क्यूवियर को बोला जाता है, यानी कि फोसिल्स के अध्ययन के लिए पैलियोंटोलॉजी फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर और भारतीय फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी बीरबल साहनी। फोसिल्स सर्वाधिक पाए जाने वाले जो जीवाश्म है उनको वो टेरिफाइड जीवाश्म है। इसके बाद विकास के सेकंड प्रमाण है एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल प्रमाण। इसमें होमोलोगस समजात अंग समान पूर्वजता का प्रदर्शन करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के प्रमाण है वृषण और अंडाशय, ये भी समान पूर्वजता दर्शाते हैं। इसके एग्जाम्पल है होमोलोगस अंग के स्तनधारियों के जो अग्रपाद होते हैं, बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटे, कशेरुकी के हृदय और मस्तिष्क, कीटों के मुखांग, कीटों के पैर, मछलियों के अंश पंख और व्हेल के फ्लिपर, ये सब होमोलोगस अंग के उदाहरण हैं। एनालोगस अंग यानी कि समवर्ती अंग, इनका बेसिक बॉडी प्लान तो सेम नहीं होता, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के प्रमाण है, यानी कि ये काम एक जैसे करते हैं समवर्ती। पक्षियों का पंख और कीटों के पंख, ऑक्टोपस की आँख, मानव की आँख, आलू और शकरकंद, पेंजिन और व्हेल के फ्लिपर, पेंगुइन और व्हेल के फ्लिपर, मछली के श्रोणी पंख और व्हेल के फ्लिपर, हाथी की सूंड, मानव का हाथ, हनीबी का डंक और बिच्छू का डंक, ये सब समवर्ती अंग के उदाहरण हैं। इसके बाद है वेस्टिजियल अवशेषीय अंग। वेस्टिजियल कौन से? ईयर पिन्नाई पेशियाँ, जो अपने ईयर पिन्नाई पेशियाँ होती है, निमेशक पटल, कोकिक्स, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, ये सब अवशेषीय अंग है। कनेक्टिव लिंक की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक कौन से है? प्रोटोस्पोंजिया, ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिव लिंक है प्रोटोस्पोंजिया। इसके बाद पेरीपेटस एनालिडा और ऑर्थोपेडा का कनेक्टिव लिंक है नियोपिनिला, ये मोलस्का और एनालिडा के बीच का कनेक्टिव लिंक है नियोपिलिना। इसके बाद साइनोगुनेटस, ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कनेक्टिव लिंक है। इसके बाद बेलेनोग्लोगस, ये कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के बीच का कनेक्टिव लिंक है बेलेनोग्लोगस। और आर्कियोप्टेरिक्स, ये सरीसृप और पक्षी के बीच का कनेक्टिव लिंक है। ब्रोनिकी के प्रमाण की बात करें तो ब्रोनिकी के जनक वॉन बियर को बोला जाता है। अर्नेस्ट हीकल बायोजेनेटिक लॉ दिया था। रिकैपिटेशन जो थ्योरी है वो अर्नेस्ट हीकल ने दी थी। मूलर ने रिकैपिटेशन थ्योरी दी। मूलर और अर्नेस्ट हीकल ने रिकैपिटेशन सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि भ्रूण जीव का विकासात्मक इतिहास यानी कि ओंटोजेनी, रिपीट्स फाइलोजेनी यानी कि जाति के विकासात्मक इतिहास को रिपीट करता है। ये ब्रोनिकी होती है। इस तरह से अपना इवोल्यूशन का जनरल आइडिया यहाँ पे मिलता है। इसके बाद अपन देखेंगे इकोलॉजी का अगला पार्ट लेके आएंगे अपन इसके बाद में।